17वीं शताब्दी में ब्रिटिश ट्रेडर्स भारत आए। वे कीमती मसाले और कपड़े चाहते थे। उस समय भारत पर मुगल एम्पायर का राज था। यह अपार धन और वैभव का दौर था। 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। उन्हें ईस्ट के साथ व्यापार करने के लिए रॉयल चार्टर मिला। शुरुआत में ब्रिटिश व्यापारी बनकर आए। उन्होंने महत्वपूर्ण स्थानों पर व्यापारिक चौकियां स्थापित की। इनमें सूरत, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता शामिल थे। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव बढ़ता गया। उन्होंने मुगल बादशाहों से व्यापारिक विशेषाधिकार हासिल किए। इन विशेषाधिकारों ने उन्हें कम से कम दखल के साथ काम करने की अनुमति दी। अंग्रेजों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू कर दी। 1757 में प्लासी का युद्ध एक महत्वपूर्ण क्षण था। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का सामना किया। युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों की निर्णायक जीत हुई। इस जीत में नवाब के खास लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। प्लासी के युद्ध के दूरगामी परिणाम हुए। इसने भारत में ब्रिटिश राजनीतिक और सैन्य प्रभुत्व की शुरुआत को चिह्नित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर नियंत्रण कर लिया। बंगाल एक धनी प्रांत था। यह अंग्रेजों के लिए राजस्व का एक प्रमुख स्रोत बन गया। प्लासी में जीत ने कंपनी को उत्साहित किया। उन्होंने अपना प्रभाव और बढ़ाने की कोशिश की। प्लासी में अपनी जीत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति तेजी से बढ़ी। उन्होंने भारत के विशाल क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण बढ़ाया। यह सैन्य शक्ति और चतुर कूटनीति के संयोजन के माध्यम से प्राप्त किया गया था। कंपनी ने सेनाएं खड़ी की और कई लड़ाइयां लड़ी। उन्होंने स्थानीय शासकों को अपने अधीन कर लिया और अपने क्षेत्र का विस्तार किया। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक संस्था से शासी सत्ता में बदल गई। उन्होंने अपने नए अधिग्रहित क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए प्रशासनिक प्रणालियां स्थापित की। कंपनी ने कर वसूले, न्याय किया और कानून व्यवस्था बनाए रखी। इसने भारत में शक्ति संतुलन में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना था। वे भारत के संसाधनों का दोहन करके अपने मुनाफे को बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने भारत से धन निकालने और उसे ब्रिटेन स्थानांतरित करने के लिए नीतियां लागू की। इन नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया। इस आर्थिक शोषण, जिसे अक्सर धन की निकासी कहा जाता है, का भारतीय अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों पर इसका गहरा असर पड़ा। अंग्रेजों ने लगान व्यवस्था लागू की, जिससे भारतीय किसानों पर भारी कर लगाए गए। ये कर किसानों के लिए असहनीय थे। उन्होंने भारतीय किसानों को नील और कपास जैसी नकदी फसलें उगाने के लिए मजबूर किया। इन फसलों की खेती से किसानों की स्थिति और भी खराब हो गई। इन्हें फिर ब्रिटिश कारखानों में निर्यात किया जाता था। इस प्रक्रिया ने भारतीय कच्चे माल का शोषण किया। इससे खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट आई और व्यापक गरीबी फैली। कई क्षेत्रों में भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। अंग्रेजों ने भारतीय बाजार को सस्ते निर्मित माल से भी भर दिया। इससे भारतीय उत्पादकों को भारी नुकसान हुआ। इसने स्थानीय उद्योगों और कारीगरों को नष्ट कर दिया। भारतीय हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग पूरी तरह से बर्बाद हो गए। फूट डालो और राज करो, नियंत्रण की नीति। यह नीति अंग्रेजों द्वारा भारत में अपने शासन को बनाए रखने के लिए अपनाई गई थी। अंग्रेजों ने एक विशाल और विविध आबादी पर नियंत्रण बनाए रखने के महत्व को पहचाना। उन्होंने समझा कि भारत की विविधता को अपने लाभ के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे प्राप्त करने के लिए उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। इस नीति का मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज में विभाजन पैदा करना था। इस रणनीति में भारतीय समाज के भीतर मौजूद धार्मिक, जातीय और क्षेत्रीय विभाजनों का फायदा उठाना शामिल था। अंग्रेजों ने इन विभाजनों को और गहरा किया। अंग्रेजों ने भारतीयों के बीच अविश्वास और दुश्मनी पैदा करने के लिए इन विभाजनों का फायदा उठाया। उन्होंने जानबूझकर समुदायों के बीच संघर्ष को बढ़ावा दिया। उन्होंने कुछ समूहों का दूसरों पर पक्ष लिया। यह पक्षपात भारतीय समाज में असंतोष का कारण बना। उन्होंने उन्हें विशेषाधिकार और सत्ता के पद दिए।
इससे विभिन्न समुदायों के बीच आक्रोश और तनाव पैदा हुआ। इस नीति ने भारतीय समाज में गहरे विभाजन पैदा किए जो लंबे समय तक चले। फूट डालो और राज करो की नीति भारतीय प्रतिरोध को कमजोर करने में कारगर साबित हुई। इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को भी प्रभावित किया। इसने अंग्रेजों को सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने में मदद की। इस नीति के कारण भारतीय समाज में लंबे समय तक विभाजन और संघर्ष बना रहा। 1857 का सिपाही विद्रोह, विद्रोह की चिंगारी। 1857 का सिपाही विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। इसकी शुरुआत विवादास्पद नए राइफल कारतूसों की शुरुआत से हुई थी। अफवाह थी कि इन कारतूसों को जानवरों की चर्बी से चिकना किया गया था। यह हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों के लिए आपत्तिजनक था। विद्रोह तेजी से पूरे उत्तर भारत में फैल गया। सिपाही, किसानों, कारीगरों और स्थानीय शासकों के साथ ब्रिटिश शासन के खिलाफ उठ खड़े हुए। विद्रोह को अंग्रेजों ने बेरहमी से दबा दिया था। इसने ब्रिटिश भारतीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। 1857 के सिपाही विद्रोह का भारतीय राष्ट्रवाद पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस विद्रोह ने भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों को एकजुट किया और एक साझा उद्देश्य के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। इसने भारतीयों में एकता की भावना और स्वशासन की लालसा पैदा की। भारतीयों ने महसूस किया कि वे एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर सकते हैं और अपने देश को विदेशी शासन से मुक्त कर सकते हैं। गदर के बाद जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों ने संगठित होना और अधिक से अधिक राजनीतिक अधिकारों की मांग करना शुरू कर दिया। उन्होंने विभिन्न संगठनों और आंदोलनों के माध्यम से अपनी आवाज उठाई और ब्रिटिश शासन के खिलाफ संगठित प्रतिरोध का निर्माण किया। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में भारतीय राष्ट्रवाद ने गति पकड़ी। इस समय के दौरान कई प्रमुख नेता और विचारक उभरे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को दिशा दी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या आईएनसी की स्थापना 1885 में हुई थी। यह संगठन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया। यह स्वशासन की वकालत करने वाला प्रमुख मंच बन गया। आईएनसी ने भारतीयों को एकजुट किया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। आईएनसी ने शुरू में मौजूदा ब्रिटिश ढांचे के भीतर अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से भारतीयों के लिए अधिक राजनीतिक अधिकार और स्वतंत्रता की मांग की। हालांकि समय के साथ उनकी मांगें पूर्ण स्वतंत्रता को शामिल करने के लिए विकसित हुई। भारतीय नेताओं ने महसूस किया कि केवल पूर्ण स्वतंत्रता ही उनके देश के लिए सही मार्ग है और इसके लिए उन्होंने अपने संघर्ष को और तेज कर दिया। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे। अहिंसक प्रतिरोध के गांधी के दर्शन, सत्याग्रह ने भारतीय जनता के साथ गहराई से प्रतिध्वनित किया। गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सविनय अवज्ञा के कई अभियान चलाए। 1930 का नमक सत्याग्रह, जिसमें भारतीयों ने ब्रिटिश नमक कानूनों की अवज्ञा में अपना नमक बनाने के लिए समुद्र तक चढ़ाई की, ने वैश्विक ध्यान खींचा। गांधी के नेतृत्व ने भारतीय आबादी को प्रेरित किया। इसने लाखों लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वतंत्रता देने का फैसला किया। हालांकि विभाजन का प्रश्न उठा। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग ने एक अलग मुस्लिम राज्य पाकिस्तान की मांग की। एकताबद्ध भारत को बनाए रखने के गांधी के प्रयासों के बावजूद विभाजन अवश्यंभावी हो गया। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली, लेकिन यह दो राष्ट्रों में विभाजित भी हो गया, भारत और पाकिस्तान।
विभाजन के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर प्रवासन हुआ। इसने व्यापक हिंसा और रक्तपात को जन्म दिया। 1947 में भारत की स्वतंत्रता ने सदियों पुराने औपनिवेशिक शासन का अंत किया। यह भारत और दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर था। भारत ने अपने लंबे और पौराणिक इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत की। भारत ने शासन की एक लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया। हालांकि स्वतंत्रता के बाद के वर्षों में इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इनमें गरीबी, निरक्षरता और सामाजिक असमानता शामिल थी। फिर भी भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। यह एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। यह अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज के लिए प्रयास करना जारी रखता है।